एक ट्रैक्टर लगाओगे तो कितना कमाओगे, एक ट्रक लगाओगे तो कितना बचेगा, और एक डंपर लगाओगे तो कितना हिसाब होगा। क्या आप रेडी हो रेत के पूरे धंधे को समझने के लिए? तो पहले स्टार्टिंग करते हैं बिजनेस क्या है और कितना मुनाफा होता है और रिस्क कितना है और लोगों का क्या फायदा है। तो ये जो व्यापार बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा क्रेजी है। आप तो पुष्पा मूवी तो जरूर देखते होंगे। देखो, चोरी छुपाई जंगल के अंदर से ले जाता था, लेकिन ये जो रेत माफिया है, देखो ये जो लोग पुलिस के सामने रेत ले जाते हैं और ये जो पुलिस कुछ भी नहीं कर पाता। देखो, ये जो माफिया लोग रेत लेके ट्रक और ट्रैक्टर में भागते हैं और उसके पीछे जो पुलिस खेलता है, और ये धंधा इतना ज्यादा क्रेजी है कि ये जो पुष्पा मूवी आप देख रहे हो इसको भी पीछे छोड़ दें। तो लोग ये व्यापार कैसे शुरुआत करते हैं, लेकिन ये सब निर्भर करता है उसी बंदे का ऊपर, जो उसी का माइंड पर, उसी का थिंकिंग पावर और उसी का आइडियोलॉजी ऊपर निर्भर करता है। देखो, जब से नदी में बालू उठाना एक बेआईन कारोबार माना गया है, तब से ये लोग इतना ज्यादा बालू को नहीं उठा पाते। लेकिन जो लोग भी इस बालू को उठाते हैं उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करा जाता है। देखो, तब से ये लोग क्या करते हैं ना, चोरी छुपाई नदी से बालू को उठाते हैं और बहुत ही ज्यादा डिमांड में बेचते हैं। तो आप भी जानते होंगे, जो चीज बहुत ज्यादा कम मिलता है वो चीज खुद ब खुद अपने डिमांड बढ़ जाता है। तो इसी वीडियो में जो हम बालू माफिया की बात करेंगे, ये जो माफिया लोग होते हैं और ज्यादातर तो किसान होते हैं, लेकिन और कुछ पावरफुल इंसान होते हैं जिसका तो पॉलिटिकल पार्टी के साथ कुछ कनेक्शन होता है। इन्हीं लोग क्या कहते हैं ना, इन्हीं लोगों के पास एक नॉर्मल ट्रैक्टर तो होगा, और किसान घर में तो ज्यादातर तो ट्रैक्टर ही देखने को मिलता है, क्योंकि उन्हीं का तो खेत के काम जरूर होता है। और जब खेत के काम सर जाता है तो ट्रैक्टर 2 से 3 महीना ऐसे ही घर में पड़ा रहता है, क्योंकि लोग साल भर में खेत के काम नहीं करते हैं। इसलिए तो ये लोग कुछ बिजनेस के बारे में सोचते हैं और उन्हीं को ये जो बालू का बिजनेस देखने को लगता है। तो उन्हीं लोगों के पास तो गाड़ी है, तो उन्हीं लोगों को फ्री टाइम में कुछ तो बिजनेस करना पड़ेगा ना। तो उन्हीं को दिखता है ये जो रेत का बिजनेस, क्योंकि इसी बिजनेस में बहुत ही कम पैसा इन्वेस्ट करके एक मोटे आकार से पैसा कमा सकते हो। लेकिन ये जो लोग पैसा का पीछे पूरा पागल हो जाते हैं, उन्हीं को ये जो बिजनेस में रिस्क नहीं दिख रहा है, सिर्फ पैसा का पीछे इतना अंधे हो गए हैं, उन्हीं को एक एक कदम पैसा ही दिख रहा है। तुम इतना तक देख चुके हो तो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको पहले बताया था उसी सब बिजनेस को मैं एक पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। तो एक ट्रैक्टर लगाते हैं जो रेत उठाने के लिए, बल्कि एक ट्रैक्टर में बात सीमित नहीं है, बल्कि ट्रक और डंपर के भी बात है। देखो, रेत उठाने के लिए आपको 2 रास्ता चुन सकते हो। पहले रास्ता ये है कि तो पहले आता है रॉयल्टी प्रोसेस, जहाँ पर कि एक नदी में रेत को उठाया जाता है, तो कि 6 से 7 लोग इकट्ठा होकर और शेयर होकर गवर्नमेंट के पास जाके परमिशन लेते हैं। ये जो लोग 6 से 7 एकड़ जो नदी के किनारे रेत होता है उसी को उठा के बेचेंगे। देखो, सभी राज्यों में अलग अलग रॉयल्टी प्रोसेस होता है, लेकिन आपको मैं अच्छे से बताऊंगा कि जो कि एक ठेकेदार नदी के जो रेत को ठेके में लेता है और उसी से पैसा कमाता है। देखो, ये सब निर्भर करता है ठेकेदार और सरकार के ऊपर, ये दोनों कैसे समझौता क्या है। देखो, ज्यादातर समझौता ये होता है कि रॉयल्टी पैसा सब सरकार के पास जाता है, क्योंकि नदी का रेत एक प्राकृतिक चीज है और उसी का हक सिर्फ सरकार के पास है। तो आप सोचते होंगे कि सरकार यदि सभी पैसा ले लेगा, लेकिन उसके बाद ठेकेदार क्या कमाएगा। देखो, सरकार के साथ ठेकेदार का एक टन के हिसाब से समझौता होता है। तो गवर्नमेंट सोचेगा कि 1 टन का भाव अभी के टाइम में मार्केट में कितना चल रहा है। तो हम मान लेते हैं कि 1000 रुपया होता है 1 टन। तो बालू उठाने से समय तो यदि बीच में मार्केट का भाव, तो 1 टन का भाव 5000 रुपया हो जाएगा। तो सरकार को 5000 रुपया नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले ठेकेदार सरकार के साथ एग्रीमेंट किया था कि 1 टन का भाव 1000 रुपया ही होगा और सरकार को भी 1000 रुपया ही मिलेगा। तो अभी शुरुआत होता है ठेकेदार का गेम। ठेकेदार मल्टीपल तरह से पैसा इनकम करता है। तो पहले इनकम सोर्स आता है जो सरकार के साथ ठेकेदार एग्रीमेंट करता है, जैसे नदी का बड़े एरिया 3 से 4 एकड़ रेत को सरकार के साथ रॉयल्टी समझौता जितना होगा ये सारे सरकार को देना पड़ेगा, और सारे पैसा सब ठेकेदार ले लेता है। आप सोच रहे हैं कि ये कितना पैसा लेता हो। देखो, मार्केट का 1 टन 2000 रुपया होगा, तो सरकार के साथ जो ठेकेदार समझौता किया था 1 टन का भाव 1000 रुपया, तो सरकार को इतना ही मिलेगा और 1000 ठेकेदार रख देगा। तो दिन भर में जो रॉयल्टी खाता में 100 से 200 गाड़ियां जरूर आएगा। रेत तो पहले से ही अच्छा मिलता होगा और सरकार से अप्रूवल किया गया है, तो गाड़ी जरूर आएगी। देखो, हर दिन 100 से 200 गाड़ी आएगा ये तो ठीक नहीं है ना, उससे तो कम भी तो आएगा। मान लेते हैं कि एक दिन में 30 से 40 गाड़ी आया, तो सिर्फ बड़े वाले ट्रक सभी तो नहीं आएगा ना, कुछ छोटे वाले ट्रैक्टर भी तो आएगा। तो देखो, गाड़ी को हम एक एग्जांपल के तौर से पकड़ते हैं। देखो, हम ज्यादा नहीं पकड़ रहे हैं, हम कम भी नहीं पकड़ रहे हैं, हम बीच का पकड़ रहे हैं। जैसे हम 35 पकड़ते हैं तो उसी का आधा होता है 17.5, तो हम 17 पकड़ के चलते हैं, तो ट्रैक्टर होता है 17। और देखो, ये जो ट्रैक्टर होता है ना, सभी राज्यों में अलग अलग होता है। जैसे लंबाई, उसका चौड़ाई हो गया और उसका ऊंचाई सभी राज्यों में अलग अलग देखने को मिलता है। तो मैं ओडिशा से बिलोंग करता हूँ और हमारा यहाँ ओडिशा का एक ट्रैक्टर है, तो आपको मैं उसी को एग्जाम्पल के तौर से दिखा सकता हूँ। उसी का जो लंबाई 10 फुट और उसका जो चौड़ाई 5 फुट और उसका जो ऊंचाई 2 फुट होता है। लगभग ये 100 क्यूबिक फुट होगा। तो इसी को हम क्यूबिक मीटर पर लेंगे तो 35.31 क्यूबिक फुट होता है। तो ये 100 क्यूबिक फुट 35.31 क्यूबिक फुट होता है। तो 2.83 क्यूबिक मीटर रॉयल्टी रेट होगा। तो उदाहरण के लिए 340 रुपया प्रति क्यूबिक मीटर होता है। तो 340 इंटू 2.83 को गुना करने के बाद तो कुल लगभग 950 रुपया होता है। और मुझे ओडिशा के कुछ इलाकों में देखने को मिला है कि
तो जो मैं पहले बताया था, तो 17 ट्रैक्टर का रॉयल्टी टोटल बनता है 16,150 रुपये। तो ये सारा पैसा रॉयल्टी में चला जाता है। तो मार्केट में थोड़ी ना 1000 रुपया रॉयल्टी चलता होगा। तो हम सेपरेट ओडिशा को लेके चलते हैं तो एक गाड़ी में जो रेट टोटल होता है, ये मार्केट के हिसाब से 5 से 6 हजार के बीच में होता है। तो रॉयल्टी के बाद भी ठेकेदार पर गाड़ी का 300 रुपया रखता है। तो हम 17 गाड़ी को 300 से गुना करने के बाद 5100 रुपया बनता है। तो ये जो नदी से जेसीबी के माध्यम से बालू उठाते होंगे तो एक गाड़ी में पूरे बालू भरने के लिए 300 रुपया लेता होगा, ये एक गाड़ी का। 17 गाड़ियां होता है तो 300 इंटू 17 जो कि होता है 5100 रुपया। तो एक दिन में 10,000 रुपया हो गया, ये सिर्फ ट्रैक्टर का पैसा। अब आते हैं 17 ट्रक के ऊपर। ये जो ट्रक के डाला तो 15 से 33 टन रेत एक ही बार जा सकता है। ये अलग अलग ट्रक का जो कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है। तो एक गाड़ी में जो रेत लेके जाता है, यहाँ पर फूड हिसाब नहीं होता है, बल्कि क्योंकि हर स्टेट में जो ट्रक का डाला आता है ये सेम होता है। तो ये जो ट्रक रेत ले जाता है तो उसका रॉयल्टी का पैसा 1500 से 2000 रुपया तक हो सकता है। तो हमारा जो मेन पॉइंट बिजनेस के बारे में है ना, जो ठेकेदार का मार्केट के हिसाब, तो जो ठेकेदार नदी से रास्ता तक रास्ता बनाने के लिए जो एफर्ट लगाया था, तो उसमें जो मिट्टी छोटे छोटे ईंटें पकाए और उसको एक से रास्ता बनाया, तो वो कमीशन के तौर से 900 रुपया लेता है। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो जो नदी के बीच में पानी बहता है, वो ठेकेदार क्या करता है ना, एक लकड़ी का पुल बना लिया होगा और उसके नीचे से पानी बहता होगा। तो एक गाड़ी को क्रॉस करने के लिए 800 रुपया लेते हैं। तो जब 17 गाड़ी 900 से गुना करते हैं तो 15,000 रुपया बनता है। और मुझे याद नहीं था ये जो ठेकेदार का जेसीपी हो और ये जेसीपी भी चलाता है। तो यदि एक ट्रक में ये बालू भरने के लिए 400 रुपया लेता है, 17 गाड़ी का 6000 रुपया बनता है। तो ठेकेदार रास्ता का पैसा, जेसीपी का पैसा और पुल का पैसा, तो टोटल इतना होता है एक दिन में। सिर्फ आप देख सकते हो जो ट्रैक्टर और ट्रक का मिला दिया जाए तो इतना ही बनता है। ये हिसाब ज्यादा कम भी हो सकता है, ये ज्यादातर अलग अलग स्टेट के ऊपर निर्भर करता है। देखो, मैं ओडिशा के जितना रेत का भाव चल रहा है मैं आपको उसी सबको बता रहा हूँ। अब अलग अलग स्टेट के साथ तुलना बिल्कुल मत करना, क्योंकि अलग अलग स्टेट के साथ तुलना ज्यादा कम भी हो सकता है। क्योंकि मैं अलग अलग स्टेट का सैंड मार्केट के बारे में एनालिसिस करके उसको ब्रेकडाउन नहीं कर पाऊंगा। ये सारे स्टेट को मैं लेके चलूंगा और इसका सैंड मार्केट का ब्रेकडाउन करूंगा तो ये वीडियो बहुत ही बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो इसीलिए मैं एक स्टेट को पकड़ के चल रहा हूँ। और बातें हैं जो पहले ने स्टार्टिंग में बताया था, जो मार्केट वाले बिजनेस के बारे में। तो इतना बड़ा वीडियो करने का कारण ये है कि आप अच्छे से इसी मार्केट को समझ पाओ। देखो, कुछ ट्रैक्टर वाले क्या करते हैं ना, जो रॉयल्टी खदान होता है उसी रॉयल्टी खदान में वो नहीं जाते। उन्होंने क्या करते हैं ना, जो नदी के किनारे चोरी छुपाए बालू को निकालते हैं और नदी का सिर्फ स्टोर एरिया में नहीं बल्कि पानी के भीतर रेत को उठा के नाव के माध्यम से ले आते हैं। देखो, ये लोग इतना ज्यादा माहिर है कि रेत उठाने के लिए तो पहले ट्रैक्टर में जो स्टोर एरिया में उठाते हैं और उसके बाद जो पानी के भीतर मोटे वाले को उठा के वो स्टोर एरिया में रखते हैं और उसी को ट्रैक्टर के माध्यम से बेचते हैं। ट्रैक्टर में जो बालू जाता है ये सब कितना ज्यादा प्रॉफिट करता है आपको मैं दिखाता हूँ। तो देखो, पहले नदी में चोरी छुपे ना बालू को उठाया जाता था और ये जो लोग देखो पार टोली को पूरा करने के लिए ये लोग 150 रुपये लेते हैं। और सिर्फ ये जो लोग बेलचा के माध्यम से इसी बालू को उठाते हैं और कोई कोई जगह पे तो जेसीबी के माध्यम से बालू को उठाया जाता है। ज्यादातर ये जो लोग बेलचा के माध्यम से बालू को उठाते हैं और 150 रुपया लेते हैं। और दूसरी चीज आता है जो रॉयल्टी, यहाँ पर ये नहीं चलता। ये चोरी छुपाई बालू को उठाया जाता है, लेकिन जिस जगह पर बालू को उठाया जाता है, लेकिन जो आसपास का जो गाँव है, तो इसे गाँव के रास्ते में तो इसे रेत ट्रैक्टर जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ के जो गाँव वाले 250 रुपया लेते हैं सिर्फ एक ही ट्रैक्टर का। यहाँ तक जो हम गाड़ी में रेत को भरा जाता था उसी का मेंटेनेंस हम ले रहे। तो उसके बाद जो ड्राइवर जो 15 से 20 किलोमीटर गाड़ी को ले जाता है, तो एक ट्रिप का हम यदि गाड़ी का मेंटेनेंस बात करें तो हम 100 रुपया पकड़ते हैं। तो एक ट्रिप का डीजल आता है 300 रुपया। तो टोटल खर्चा मिला ले तो टोटल होता है कि 1000 रुपया। तो देखो, एक चक्कर का 4 टन माल गया है तो 700 रुपया मिलेगा। देखो, सारा खर्चा को मिला दिया जाए तो एक तो मालिक जहाँ पर रेत को ढालता है तो वहाँ पर से 2800 रुपया एक ही ट्रिप का लेता हो। देखो, एक ही ट्रिप का 1800 रुपया। तो देखो, सारे खर्चा को निकाल दिया जाए तो तब भी मालिक के पास 1800 रुपया रहता है। तो देखो, एक दिन का 2 राउंड मतलब 3600 रुपया। तो ये महीने का देखा जाए तो सिर्फ हम 25 दिन का देखेंगे तो 90,000 रुपया बनता है। तो देखो, सिर्फ महीने का 25 दिन का 90,000 रुपया आप देख सकते हो। देखो, एक सरकारी नौकरी से ये लोग ज्यादा कमाते हैं। तो देखो, एक मालिक का 2 गाड़ी होगा तो एक महीने में 1,80,000 रुपया आराम से बन जाए। देखो, ट्रैक्टर वाले लोग तो घर में तो बालू पहुंचाते हैं, उसके सिवा भी और जहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता होगा वहाँ पर तो रेत चाहिए, वो सब जगह पर डंपर के माध्यम से रेत को पहुंचाया जाता है। तो देखो, डंपर में जो रेत जाता है उसी में जो खर्चा है, तो उसी में कितना बालू जाता है आपको पता है? उसी में 8 से 12 टन माल जाता है। और ये जो गाड़ी टोल टैक्स और गांव वाले के खर्चा दोनों को मिला दिया जाए तो 1000 रुपया बनता हो। और देखो, 12 से 15 टन बालू के लिए 3000 रुपया हम पकड़ते हैं। तो देखो, जेसीबी से जो बालू भरा जाता है तो ये जेसीबी वाला एक ही ट्रिप का 400 रुपया लेता हो। और देखो, एक ही ट्रिप का ये जो ड्राइवर वाला 700 से 800 रुपया लेता हो। देखो, कैलकुलेशन को अच्छे से निकालने के लिए हम यदि 800 रुपया पकड़ के चलेंगे तो देखो 30 से 60 किलोमीटर के लिए 20 लीटर डीजल जरूर जाए। तो उसकी का कीमत 1860 रुपया, क्योंकि हम ओडिशा के डीजल का कीमत पकड़ के चलेंगे तो एक ही ट्रिप का गाड़ी का मेंटेनेंस खर्चा हम पकड़ के चलेंगे 500 रुपया। तो टोटल खर्चा जाता है 4560 रुपया। तो प्रॉफिट का
बात करें तो बालू को जब खरीदते हैं 3,000 रुपया, लेकिन जब बेचने का टाइम आता है थोड़ी ना वो सब 3,000 रुपया में बेचेंगे। तो जब बेचने का बात आता है ये 7,000 रुपया पहुंच जाता है। तो देखो एक चक्कर का मुनाफा आता है 3300 रुपया, तो 2 चक्कर लगा देंगे तो 7,000 रुपया। तो देखो महीने का देखा जाए सिर्फ 25 दिन का 1,50,000 रुपया कहाँ नहीं जाए। तो एक मालिक का यदि 3 डंपर होगा तो 4,50,000 रुपया आराम से बन जाएगा। तो जब ट्रक का बात आता है ये जो नंबर आप देख रहे हो ये 4 गुना बढ़ जाता है। तो देखो ये जो ट्रक में जब माल जाता है ये 20 से 30 टन माल आराम से जाता है। तो उस रेत की कीमत को हम 7,000 रुपया पकड़ के चलेंगे और टोल टैक्स को 300 रुपया और जेसीबी लोड करने के लिए हम पकड़ के चलेंगे कि 500 रुपया। तो देखो 100 किलोमीटर तो गाड़ी जाने के लिए 20 से 35 किलोमीटर तक डीजल जरूर खाएगा। तो एक चक्कर का हम यदि 35 लीटर पकड़ के चलेंगे तो 3255 रुपया आराम से बन जाता है। तो देखो ड्राइवर की एक चक्कर का 1200 रुपया और गाड़ी के मेंटेनेंस 1,000 रुपया पकड़ के चलेंगे तो एक चक्कर का टोटल खर्चा आता है 13,055 रुपये। तो जब बालू को बेचेंगे तो आपको क्या लगता है थोड़ी ना ये जो टोक वाले 4 से 5,000 प्रॉफिट रख के बेचेंगे। तो देखो उन्हीं का अंदर भी डर है, जो माइंस वाले उनका गाड़ी को जब पकड़ेंगे ना तो देखो ये जो गाड़ी को डायरेक्टली सीज कर लेंगे और इतना ज्यादा पेनल्टी लगाएंगे कि ये गाड़ी का खर्चा इतना ज्यादा भी नहीं जाएगा। तो देखो सभी खर्चा को हम छोड़ देंगे तो एक ही ट्रिप का 16,000 रुपया आराम से बन जाएगा। एक ही ट्रिप का 29,255 रुपया लेता है सिर्फ ढालने की, और देखो सिर्फ मालिक का एक ट्रिप का 16,000 रुपया बन। तो आप सोचेंगे कि इतना ज्यादा मुनाफा सिर्फ एक ही ट्रिप। तो आपको मैं जो पहले बताया था ये जो माइंस वाले एक गाड़ी को पकड़ेंगे तो 1 लाख से 2 लाख आराम से ले लेंगे और ज्यादातर तो गाड़ी को ये सीज ही कर देते हैं। इसलिए ये जो मालिक वाले एक ट्रिप का रेट इतने ज्यादा मुनाफा रखते हैं। तो गाड़ी 2 चक्कर मारेगा तो 32,000 रुपया बनता। तो 25 दिन में यदि 2 ट्रिप मार के चलता होगा तो सिर्फ 25 दिन में 8 लाख रुपया आराम से कमाएगा। तो 2 गाड़ी होगा तो 16 लाख रुपया आराम से बन जाएगा। देखो ये चोरी छुपाई कमाते हैं, लेकिन ये जो चोरी छुपाई डाकती बहुत ही ज्यादा है। देखो ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है। जो पूरे तरीके से ये जो बालू को ले जाते हैं ना, तो देखो ये जो लोग एक जो गैर कानूनी तरह से बालू को ले जाते हैं तो उसी को वो पकड़ते हैं। तो उन्हीं जो लोगों को जेल में डालने के बाद उन्हीं का जो गाड़ी को सीज कर देते हैं और पुलिस का भी हक होता है कि ये जो लोगों को वो पकड़े। तो इसी टाइम में ये जो काम पूरा अलग चल रहा है। ये जो माफिया वाले पुलिस वाले और रेवेन्यू इंस्पेक्टर को मंथली के हिसाब से पैसा देते हैं जो कि 5,000 से 6,000 रुपया के बीच में। लेकिन जो माइंस वाले होते हैं ये सीधा जेल में डाल देते हैं और जो माइंस वाले ये जो लोगों को पकड़ते हैं ये लोगों के पास से एक बड़े रकम लेते हैं। तो ज्यादातर ये जो पैसा पर्यावरण की अच्छाई के लिए ये सब पैसा चला जाता है। तो देखो ज्यादातर ये जो शहर माफिया एक तरफ लोगों को बालू उपलब्ध कराते हैं जिस घर को और इमारत को बनाने के लिए, और दूसरी तरफ ये जो माथे वाले नदी के किनारे से बालू को उठा के उसी नदी के पास से खोखला करते जाते हैं। आप सोच रहे हो कि ये नुकसान किसका हो रहा है? ये नुकसान आप ही लोगों का हो रहा है और ज्यादातर नुकसान इसी लोगों का हो रहा है जो लोग नदी के किनारे घर कर रहे हैं। तो जो बाढ़ आता है जो नदी के किनारे जो जंगल होता है और जो घर होता है ये सबको धो ले जाता है और जो लोगों के घर द्वार सब कुछ नदी के अंदर समा जाते हैं। और जब ज्यादातर धूप होता है तो नदी से रेत को निकलने की वजह से नदी ज्यादातर गहरा हो जाता है। जो नदी के पास में जो गाँव है वो लोग पानी नहीं पा रहे हैं, तो सब कुछ घोर फिर के आता है तो नुकसान हम ही लोगों का हो रहा है। तो मेरा इतना एडवाइस है कि माफिया वाले धंधे को आप बंद करो और जो सरकार का नियम कानून के हिसाब से नदी से रेत को उठाओ, वरना ये जो सरकार लोग नहीं फंसेंगे आप ही लोग ही फंसोगे।